हेलो बच्चों, हम लोग आपके लिए लाए हैं बेहतरीन प्लान जो आपके आईआईटी जेई के एग्जाम के लिए बना हुआ है। और इसमें मैथमेटिक्स के हर चैप्टर, हर टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया गया है। अच्छे क्वालिटी के वीडियो हैं जिसमें आपको आईआईटी जेई को एकदम फोकस में रख करके बनाया गया है। आप इसका फायदा उठाइए, अपने रैंक को इम्प्रूव कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको देखेंगे और फिर उसके नेक्स्ट में हम लोग उस पर कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लो कि हमें सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स, एन डिफरेंट थिंग्स ले लेता हूँ। डिफरेंट थिंग्स मीन्स दे आर नॉट आइडेंटिकल, सारे अलग अलग टाइप के हैं। तो जीरो और मोर थिंग का मतलब क्या है कि या तो हम बिल्कुल किसी का सिलेक्शन नहीं करें या वन का सिलेक्शन करें या टू का सिलेक्शन करें, और हम चाहे तो सारे का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 to the power n हो गया। नॉर्मली जब बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो बोलते हैं कि ये क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन है। और इसका लिटरल मीनिंग क्या है, सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। तो इस तरह से अगर मान लो कि आपको कहा जाए कि सिलेक्शन ऑफ odd number of things, odd number of things from n different things, अगर odd number of selections करनी है तो हम क्या करेंगे, NC1 ले लेंगे, NC2 ले लेंगे, NC3 ले लेंगे, NC5 ले लेंगे, और इस तरह से ये ऑड नंबर ऑफ थिंग्स हो गए। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 2 to the power n-1 हो जाएगी। अब सपोज कीजिए कि आपको कहा जाए कि सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर थिंग्स कहाँ से, फ्रॉम P things identical of one type, Q things identical of second type। इस तरह से आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। रेस्ट एन डिस्टिंक्ट थिंग्स, और बाकी जो है वो सारे क्या है, अलग, एन जो है डिस्टिंक्ट। तो इसका वैल्यू आप ले लेंगे, जैसे पी आइडेंटिकल थिंग्स हैं तो आप अगर नहीं लेते हैं तो वन टाइप का वन वे हो जाएगा। अगर वन थिंग को लेंगे तो भी तो वन वेज हो जाएगा, टू थिंग भी लेंगे तो भी वन वे हो जाएगा, थ्री थिंग्स लेंगे तो भी वन वे हो जाएगा, और पी का पी थिंग्स भी लेंगे तो वन वेज हो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें से वन और जीरो और मोर सिलेक्शन का जो तरीका है वो 1+p है, और इसमें से जीरो और मोर थिंग्स का जो तरीका है वो 1+q है। और बाकी जो है इसमें से
अगर मैं बोलूं कि इसमें से 0 और मोर थिंग्स का जो सिलेक्शन है, देखिए वो ये है, तो इधर से क्या आ गया 2 टू द पावर n। अब इसी क्वेश्चन में कहा जाए कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ एटलीस्ट वन थिंग, तो हम क्या करेंगे, इसमें से -1 कर देंगे। एटलीस्ट वन थिंग का अगर इस आइडेंटिकल थिंग्स में से सिलेक्शन करना होगा, आइडेंटिकल P एंड आइडेंटिकल Q एंड रेस्ट n डिस्टिंक्ट थिंग्स में अगर कहा जाए कि एटलीस्ट वन थिंग का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि -1 कर देंगे और इस तरह से इसको आगे अप्रोच करेंगे। फिर आपको मैं नेक्स्ट कुछ और कंसेप्ट्स पे फोकस करता हूँ, तो जस्ट वेट कीजिए। सपोज कीजिए कि क्या करते हैं कि हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड इन डिफरेंट थिंग्स इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या है कि P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू N। 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, एक ग्रुप में P नंबर ऑफ थिंग्स को रखना है और दूसरे ग्रुप में Q नंबर ऑफ थिंग्स को रखना है और तीसरे ग्रुप में R नंबर ऑफ थिंग्स। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि पहले NCP सेलेक्ट करेंगे, जो बच जाएगा N माइनस PC Q ले लेंगे और बाकी जो बच जाएगा वो R ही बचेगा। देखिए P और Q थिंग्स को जब ले लेंगे तो रिमेनिंग इतना हो। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये n फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R हो जाएगा। जब अलग अलग टाइप से इसको हम P थिंग्स अलग ले लेंगे, Q अलग ले लेंगे और रिमेनिंग जो R है नेचुरली वो अलग हो जाएगा। तो 3 ग्रुप्स में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो आप ये फॉर्मूले यूज कर सकते। अब सपोज कीजिए कि हमारे पास जो नंबर ऑफ थिंग्स हैं, नंबर ऑफ थिंग्स जो हैं वो 3n है और हम चाह रहे हैं कि 3 इक्वली ग्रुप्स में इसको डिवाइड करें और डिवाइड इट इन 3 इक्वल ग्रुप्स। अब इक्वल ग्रुप्स में अगर मान लो कि हमें इसको डिवाइड करना है तो n थिंग्स हो जाएंगे। तो यहाँ n आ गया, यहाँ n आ गया, यहाँ n आ गया, यहाँ फैक्टोरियल 3n आ गया। तो ये फैक्टोरियल 3n आ गया, ये फैक्टोरियल n टू द पावर 3 आ गया। और जब 3 इक्वल ग्रुप्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसके पोजीशन का इंपॉर्टेंस नहीं। तो हमेशा क्या होगा कि 3 फैक्टोरियल टाइम्स जो 1/3 फैक्टोरियल टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 लिख देंगे। तो ये जो है 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए हमने ये फॉर्मूला रख दिया। अब सपोज कीजिए कि इसी चीज को हम कहें कि नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो 3n है और हम क्या करना चाह रहे हैं कि इक्वली डिवाइड करना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो 3 ग्रुप्स में नहीं, वो 3 डिस्टिंक्ट पर्सन्स में, माने पर्सन जब आएंगे तो डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो वहां पे डिवाइड इन 3 पर्सन्स इक्वली। अब 3 पर्सन्स में अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि उनका जो प्लेस वैल्यू है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा और वहां पे हम
क्या करेंगे, अगर 3 ग्रुप है तो वो जो 3 आपस में वो अरेंज होंगे और वो सारे अलग अलग मीनिंग के निकलेंगे। तो अरेंज कितने तरीके से होंगे, फैक्टोरियल 3 तरीके से होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3n फैक्टोरियल तो रहेगा, ये n फैक्टोरियल का पावर 3 भी रहेगा। अब ये 3 फैक्टोरियल है तो हमने क्या किया कि यहाँ 3 फैक्टोरियल से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स इसको कैंसिल कर देने से अब ये हो गया अलग अलग ग्रुप में हो गया। तो इसका मीनिंग अलग टाइप का हो गया और इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम 52 प्लेइंग कार्ड्स है और 52 प्लेइंग कार्ड्स को 4 पर्सन्स में हम इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं। 52 प्लेइंग कार्ड्स को अगर 4 पर्सन्स में हमें डिवाइड करना होगा तो क्या करेंगे, पहले तो n की, अगर 4n की वैल्यू कितना है 52 है तो n की वैल्यू कितनी है 13 है, मीन्स 13 इस ग्रुप में डिवाइड करना है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 52 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ये 13 फैक्टोरियल का पावर 4 हो जाएगा और इधर जो 4 ग्रुप्स के लिए डिवाइड कर रहे थे, इधर 4 ग्रुप्स के लिए, तो जब इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए हुआ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो वैल्यू आया, अब ये 4 काट देने से ये क्या होगा 4 पर्सन्स में डिवाइड हो। लेकिन वही प्लेइंग कार्ड अगर मान लो कि 4 प्लेसेस पे पुट करनी हो तो ये जो फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको यूज नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में वो रहता है कि भाई एक्सपोनेंट निकालो, ऐसे एक्सपोनेंट ऑफ p इन फैक्टोरियल n में अगर, और p क्या है, p इज प्राइम। हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हमेशा प्राइम के लिए यूज हो रहा है। तो इसकी वैल्यू पहले तो आप n ले लीजिए बाई p ले लीजिए और यहां से इंटीग्रल पार्ट को सिर्फ कैलकुलेट कीजिए, n बाई पी स्क्वायर ले लीजिए, n बाई p टू द पावर 3 ले लीजिए। ये तब तक लीजिए जब तक कि टर्मिनेट नहीं हो जाए, लास्ट जो ये तो डिक्रीज कर रहा है तो लास्ट बॉक्स वैल्यू 1 मिल जाएगा, वहां पे जाकर के ये टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे आपको कहा जाए कि एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 100 फैक्टोरियल। अब देखिए 100 फैक्टोरियल में हमको क्या करना है, 10 का एक्सपोनेंट निकालना है। तो 10 का एक्सपोनेंट जब आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे 100, इस 10 को आप क्या कीजिए, ये फॉर्मूला प्राइम के लिए, तो 10 इज इक्वल टू क्या है 2 into 5, मीन्स 2 का भी एक्सपोनेंट निकाल दीजिए और 5 का भी एक्सपोनेंट निकाल दीजिए। तो यहाँ पर आ गया 100 बाई 2 स्क्वायर मैंने 4, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि 4 हो गया और इस तरह से ये वैल्यू आगे बढ़ाते जाइए। 100 बाई, अब ये पावर 3 है तो 8 कीजिए, उसी तरह से अब 100 बाई 16 हो गया, 100 बाई 32 हो गया, 100 बाई 64 हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है इसकी वैल्यू 1 आएगी और इसके बाद जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको काउंट कीजिए तो ये कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। इसको काउंट कर लेने से ये वैल्यू आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कि हमने 100 बाई 5 ले लिया और 100 बाई 25 ले लिया। अब इसके आगे देखिए ये जो वैल्यू है ये 4 आ गया और फिर 100 बाई 125 आएगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, तो इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं। तो ये वैल्यू आ गया
ये कितना आ गया, ये आपको आ गया 20 और ये +4 24 आ गया। अब आप देखिए 2 का पावर जो है 97 है और 5 का पावर 24 है। इसमें से क्या कीजिए कि 2 का पावर 24 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाला है वो 10 का पावर 24 आने वाला है। तो एक्सपोनेंट कितना हो गया, एक्सपोनेंट ऑफ 10 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 24 आ जाएगा। और इस तरह से आप इसको इजी तरीके से कर पाएंगे, बड़ा ही सिंपल है, हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको मैं बता रहा हूं कि अगर सपोज कीजिए कि हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट आइडेंटिकल थिंग्स, एन आइडेंटिकल थिंग्स, अगर ऐसे बोलो कि आइडेंटिकल थिंग्स इन m persons, तो यहां पर एक होगा कि आप लिखेंगे m + n - 1c n, और यहां पे कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, यहां पर कोई कंडीशन नहीं दिया है, 0 और मोर थिंग्स हो सकता है, मीन्स किसी को नहीं भी मिलेगा। और n - 1c m - 1 होगा जब एटलीस्ट वन थिंग, एवरी पर्सन को वन थिंग मिल रहा हो, एटलीस्ट वन थिंग मिल रहा हो, तो आप इसको लगाएं। अब देखिए ये जो है ये इक्विवेलेंट है किसका, x1 + x2 + xm = n, और इन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस का ये इक्विवेलेंट है। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए ये यूज होगा। और यहां पे होगा कि इसके लिए आप बोलेंगे कि x1 + x2 + xm = n, और नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आप बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो ये फॉर्मूला जो है इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी काम करेगा, दोनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आपको कहा जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n थिंग्स, n डिफरेंट थिंग्स यूज करता हूं, n डिफरेंट थिंग्स, आइडेंटिकल तो हो गया, डिफरेंट थिंग्स अगर है इन m पर्सन्स में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो ये क्या हो जाएगा, m⁴n हो जाएगा। यहाँ पे 0 और मोर थिंग्स ऐसा कंडीशन है, 0 और मोर थिंग्स रहने से ये वैल्यू हम यूज करेंगे। लेकिन अगर रहेगा कि एटलीस्ट वन थिंग इज गिवन टू ईच पर्सन, अगर मान लो कि हमने लगा दिया कि कम से कम एक आदमी, एक जो है कम से कम प्रत्येक को मिलना ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि m⁴n -
पहले हमने कहा कि मान लो एक को नहीं दे रहे हैं, एक को नहीं देंगे तो इसके लिए क्या करेंगे कि m में से किसी एक को अलग कर दिए, तो एक को अलग कर देंगे तो m माइनस 1 टू द पावर n हो जाएगा, प्लस mc2, इसका मतलब कि दो लोगों को अलग कर दिया हूं, तो m माइनस 2 टू द पावर n माइनस mc3 m माइनस 3, और इधर से मीन्स इस तरह का जो कंडीशन है कि इसको बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मीन्स यहां सारे लोगों को कंसीडर किया गया है, इसमें एक को एक्सक्लूड कर दिया है, फिर दो को इंक्लूड करके 3 को एक्सक्लूड कर दिया, इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इस पे आप ऐसे सोचो कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि the number of functions, the number of onto functions, the number of onto functions from 1 to 3 4, सपोज कीजिए कि हमने 1 2 3 4 से यूज कर लिया 1 2 3, यहाँ पे कितने अनटू फंक्शंस बनेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वैल्यू हमने यूज किया, ये m की वैल्यू 3 हो गई और n की वैल्यू 4 हो गई, तो 3 टू द पावर 4 हो गया, और माइनस ऑफ हमने 3c1 1 को नहीं मैप कराया, 1 को मैप नहीं करा रहा, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, बाकी जो ऐसे माइनस कर रहे हैं यहाँ पर देखिए 3 माइनस 1, तो ये 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस 3c2, अब 1 का पावर 4, अब इसके बाद ये टर्मिनेट हो गया, आगे इसकी जरूरत नहीं है, तो हमारा वैल्यू कितना हो गया, ये 81 हो गया, और ये 16 इंटू 3 48 हो गया, और प्लस 3 हो गया। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि अनटू फंक्शन निकालने के लिए हम इसको यूज कर लिए, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। देखिए आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूं, डी अरेंजमेंट। अगर मान लो कि हमें डी अरेंजमेंट करनी है, डी अरेंजमेंट का मतलब होता है कि सबको रॉन्ग प्लेस पे पुट करना। अगर हमारे पास n प्लेसेस डिफाइंड है और हम उसको ऐसे अरेंज कर रहे हैं जो कि एक भी सही जगह पर नहीं रहे, माने कंप्लीट इनडिसिप्लिन हो, तो उसको बोलेंगे कि डी अरेंज्ड है। तो डी अरेंज्ड के लिए सपोज कीजिए कि हमारे पास n थिंग्स हैं, डी अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स। अगर n थिंग्स का डी अरेंजमेंट करना है तो आप क्या करेंगे कि इसको फैक्टोरियल n ले लेंगे, और 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, इस तरह से प्लस माइनस 1 टू द पावर n, और यहाँ पे n फैक्टोरियल, इस तरह से आप यूज कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगा वो नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट को डिफाइन करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि इफ 1 functions are defined from x1 x2 x3 x4 x5। देखिए यहां से
हमें डिफाइन करना है किसमें, y1, y2, y3, y4, y5 में। देखिए यहाँ नंबर ऑफ थिंग्स इक्वल होंगे जितने नंबर ऑफ प्लेसेस हैं। तो अगर कहा जा रहा है सच दैट नो fxi such that fxi is not equal to yi, means x1 is not related to y1, x2 is not related to y2, इस तरह से कंडीशन दिया जा रहा है। लेकिन एक और कंडीशन इसमें लगा दूं कि fx1 की जो वैल्यू है वो y2 है। तो देखिए fx1 की वैल्यू y2 है, इस कंडीशन के अंदर में ही आ रहा है। तो ये पता चल रहा है कि ये डी अरेंजमेंट है। तो डी अरेंजमेंट में हमने क्या किया कि 5 फैक्टोरियल को इधर से यूज किया और एक जनरल डी अरेंजमेंट देख रहा हूं, इस कंडीशन को फिलहाल इग्नोर कर रहा हूं। तो यहां से जो वैल्यू आएगा 1 बाई फैक्टोरियल 2, 1 बाई फैक्टोरियल 3, 1 बाई फैक्टोरियल 4, 1 बाई फैक्टोरियल 5, फर्दर जाने की जरूरत नहीं। तो इधर से देखिए 1, ये 120 हो गया, 120 बाई 2 60 हो गया और 60 माइनस 60 बाई 3 20 हो गया और 20 बाई 4 5 हो गया और 5 बाई 5 1 हो गया। तो ये जो वैल्यू आया ये 44 आ गया, इसकी वैल्यू आ रही है 44। अब आप सोचिए कि x1 जो है वो मैप हो सकता है किससे किससे, 1 2 3 4, ये 4 वाइज में किसी से भी मैप हो सकता है और सब बराबर बराबर ही होगा। इसका मतलब क्या है कि आपको जो फाइनल रिजल्ट आने चाहिए, ये जो वैल्यू है इससे मैप होगा जितना वैल्यू आएगा, इससे मैप होगा जितना वैल्यू आएगा, इससे मैप होगा जितना, और इससे मैप होगा इतना। मीन्स x1 का जो चॉइस है वो y2, y3, y4 एंड y5 है। तो सब मिला करके जो वैल्यूज आए हैं वो कितने आए हैं, 44 आए हैं। तो अब एक के लिए कितना जाएगा, अगर 4 के लिए 44 है तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपको, नंबर ऑफ फंक्शंस ऐसे जो आएंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस ऐसे कितने आ जाएंगे, 44 आ जाएंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट होंगे अगले वीडियोज में आप देखेंगे। ओके, थैंक यू।